जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक हेनरी का नियम, उसके अनुप्रयोग और उसकी कुछ सीमाएं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हेनरी नियम क्या है, इसको जानने से पहले हम उनके बायोडाटा के बारे में थोड़ा सा जान लें। इनका जन्म इंग्लैंड में 1774 में, तारीख की बात करें तो 12 दिसंबर 1774 को हुआ था। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया और उस निष्कर्ष निकाला कि क्या निकाला निष्कर्ष कि गैस को यदि घोलना है किसी द्रव विलयन में तो दाब बढ़ाइए, गैस घोलिए। यानी जितना ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे उस गैस पर उतना ज़्यादा गैस उस विलयन में घुलेगी। तो इन्होंने जो अपना निष्कर्ष निकाला कब, 1803 में। जॉन डाल्टन भी इसी समकालीन इसी वैज्ञानिक के समकालीन थे। जॉन डाल्टन, राउल्ट, तो ये सब लोग इसी 19वीं दशक के समकालीन थे। 1803 की बात हो रही है और 62 साल की उम्र में इनका देहावसान यानी स्वर्ग सिधार हो गए। तो इन्होंने क्या दिया है कि गैस को घोलना है किसी द्रव विलयन में तो दाब बढ़ाइए। तो कुछ उसकी बारीकियां हैं, उसको भी समझेंगे। बारीकियां क्या है कि साम्यावस्था टर्म, तापमान और विलयन की मात्रा निश्चित हो तब। तो चलिए स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं और मूल बात समझ लेते हैं कि दाब बढ़ाएंगे गैस की घुलनशीलता यानी विलेयता द्रव विलयन में बढ़ती है। पहले सीधा समझिए, फिर उसमें जो बारीकियां हैं, छुपा है, वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब, साम्यावस्था, स्थिर ताप, स्थिर आयतन, ये सब बारीकियां भी समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इनका मोटा मोटा बात, सामान्य बात, कि मान लीजिए कि कोई द्रव विलयन है। तो विलयन बनने से पहले ये क्या रहा होगा, विलायक। तो ये मान लीजिए आपका विलयन ले लीजिए या विलायक। तो मैंने विलायक ले लिया है पानी। क्या ले लिया है, पानी। पानी में घुली जो ऑक्सीजन होती है वो जलीय जीव लेते हैं। कैसे लेते हैं, ये बायोलॉजी का आप जब बुक उठाएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि गिल्स द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। यानी पानी में जो ऑक्सीजन है वो घुली ऑक्सीजन उसको लेते हैं। कुछ डाउटफुल क्वेश्चन बच्चे पूछ लेते हैं कि क्या पानी में जो ऑक्सीजन है वो तोड़ कर मछलियाँ लेते हैं क्या? ऐसा नहीं है, पानी को तोड़ के मछलियाँ नहीं लेते, बल्कि पानी में जो घुली ऑक्सीजन है उसको मछलियाँ लेती हैं या जलीय जीव लेते हैं। ठीक है, हम तो वायुमंडल से ले लेते हैं, हमारे अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके का ऑर्गन्स है जिससे वो अपने आप को जीवित रखती हैं ऑक्सीजन लेते हुए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं कि हमें ऑक्सीजन पानी में यदि घोलना है तो क्या क्या कारक उसको प्रभावित करेगा। तो हेनरी लॉ कहता है दाब और घुलनशीलता यानी विलेयता की बात करता है। ठीक है, यानी दबाव ज़्यादा बढ़ाएंगे तो विलेयता गैस की क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी सीधे सीधे समानुपाती होती है। ये सीधा स्टेटमेंट। तो इसको मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल समझाने के दृष्टिकोण से कि ये मान लीजिए आपने ले लिया है द्रव में विलायक क्या है, पानी है, और इसमें आप कोई गैस, चलिए मान लीजिए कि ऑक्सीजन गैस घोलना चाह रहे हैं। तो ऑक्सीजन गैस को यहाँ मान लीजिए गैस है, तो इसको घोलना ज़्यादा चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घुले। तो इसको आप बंद करके इसके ऊपर क्या कर दीजिए, प्रेशर अप्लाई करिए। तो प्रेशर अप्लाई करने के लिए कोई पिस्टन लगाइए या इसको ऐसे एडजस्ट करिए कि इस पर ये पिस्टन को ऊपर नीचे खिसकने दीजिए। ठीक है, इस पिस्टन है और पिस्टन पर वेट बढ़ा दीजिए। मान लीजिए W1 का कोई भार रख दिए तो जो गैस है थोड़ा सा घुल गई। ये W2 कर दीजिए, थोड़ा सा भार और बढ़ा दीजिए तो थोड़ा सा और गैस घुल गई, और भार बढ़ा दिए तो थोड़ा सा गैस और घुल गई। यानी जितना भार बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये गैस विलयन में जाता जाएगा और घुलता जाएगा। लेकिन गैस का ये नेचर है कि वो ऊपर उड़ता रहता है, यानी निकलना चाहता है, भागना चाहता है। तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए। यदि टेम्परेचर मान लीजिए लो नहीं हुआ न बढ़ा तो कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो गैस पर दाब बढ़ाते जाएंगे तो घुलनशीलता यानी विलेयता बढ़ती जाएगी। ये सीधा सीधा बात हो गया। ठीक है, और पानी की मात्रा यानी वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट है। और एक और चीज है कि द्रव में जब गैस घुला तो वो भागना चाह रहा है तो वो गैस फार्म में फिर आ रहा है। तो गैस किस में गया, लिक्विड में गया, फिर लिक्विड से किस में गया, गैस में गया। तो ये जब कंडीशन आ जाता है जब दोनों का रेट
रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी जब गैस द्रव में जा रहा है, द्रव से गैस फिर से स्केप कर रहा है, तो ये क्या है, साम्यावस्था। तो ये टर्मिनोलॉजी जो साम्यावस्था, आप क्लास 11th में अच्छे से जानते होंगे साम्यावस्था क्या होता है, कि अग्र दिशा और पश्च दिशा जब दोनों प्रक्रिया बराबर होती है तो वो साम्यावस्था होती है। तो ये टर्म भी आपको समझना है कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। किसका वॉल्यूम, विलयन का, टेम्परेचर किसका, विलयन का, और गैस और द्रव के बीच क्या हो, साम्यावस्था हो। तो उस समय दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता उस द्रव में बढ़ती जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंगल गैस की बात किया, तो दाब बढ़ाएंगे, गैस की विलेयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ साथ आप नाइट्रोजन भी घोलना चाह रहे हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी घोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी गैस हो गई, 3 गैसेज है। मान लीजिए हवा, ये जो हवा है ना, इसमें तीनों गैसेज हैं। अब पानी में घोलना चाह रहे हैं, तो वो तीनों गैसें समान दाब पर, इन दबाव तो एक साथ ले लिए हैं, दबाव तो समान रहेगा, तो क्या समान रूप से घुलेगा, क्या तीनों गैसें बराबर मात्रा में घुलेंगी? जी नहीं, कोई ज़्यादा घुलता है, कोई कम घुलता है, कोई कुछ नहीं, थोड़ा भी नहीं घुलता। तो ये तीनों का क्या है, अलग अलग मात्रा घुलेगी। तो किस बात पर निर्भर करेगा, उसके नेचर पर, कि विलेय और विलायक के प्रकृति पर, कि वो कौन गैस पानी में ज़्यादा घुलती है, ये उसके प्रकृति पर निर्भर कर रही है। तो हम दबाव के साथ क्या रिलेशन उसके साथ देखेंगे, ये गणितीय रूप हम देखने जा रहे हैं हेनरी नियम का। तो पहले सिंपल भाषा में इनका बात समझ गए आप, कि किसी भी गैस पर दबाव बढ़ाएंगे तो उस गैस का द्रव विलयन में विलेयता बढ़ता है। ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट। अब उसको मैंने कहा कि कई गैसेज एक साथ ले रहे हैं, तो दबाव बढ़ाएंगे तो वो किसके कैसे हम बता पाएंगे कि कौन ज़्यादा घुला है, कौन कम घुला है? तो उसके मोल फ्रैक्शन के, यानी मोल प्रभाज के रूप में हम इसको बताना चाहेंगे। यानी मैं नहीं बताना चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट बता रहा है कि अलग अलग गैसें अलग अलग मात्रा में घुलती हैं, तो वो हम दबाव के साथ उनका रिलेशन यानी संबंध देखना चाहेंगे, तो कैसे देखें? तो इसी को दिखाने के लिए उन्होंने आंशिक दाब का टर्म लिया और मोल प्रभाज का टर्म लिया, जो कि ज़्यादा यूजफुल टर्म रहेगा। ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट के बाद सीधे आते हैं गणितीय रूप वाला उसका, कि कैसे उसको बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो दबाव है, तीनों पर गैसों पर दबाव जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन क्या ऑक्सीजन पर भी उतना दबाव तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन पे जो दबाव है उसको बोलेंगे, किसी एक गैस का जो दाब रहेगा उसको बोलेंगे आंशिक दाब। क्या बोलेंगे? आंशिक दाब। ठीक है, आंशिक दाब क्या होता है? किसी एक गैस पर कितना दबाव है, किसी एक पर्टिकुलर गैस पर कितना दबाव है। ठीक है, और सभी आंशिक दाब का योग कुल दाब होगा। जैसे ऑक्सीजन पर कुल दाब होगा तो ऑक्सीजन PO2 कहलाएगा, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। उस तरह से नाइट्रोजन पर कुछ होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पर कुछ प्रेशर होगा, और इन तीनों का दबाव जो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो P टोटल, कुल दाब के बराबर होगा। तो दबाव सब पर लग रहा है, लेकिन अलग अलग गैसें अलग अलग मात्रा में घुल रही हैं, क्योंकि उसका प्रकृति पानी के साथ अलग अलग, उनका दोस्ती अलग अलग है। तो इन्हीं पार्शियल प्रेशर का उनके घुलनशीलता, यानी उनको हम घुलनशीलता को बोल सकते हैं मोल के रूप में। अब मोल को हम बता रहे हैं मोल प्रभाज के रूप में। तो मोल प्रभाज के रूप में आंशिक दाब का क्या संबंध है, इसी को गणितीय रूप में हेनरी का नियम दिखाया जाएगा। तो गणितीय रूप में पहले बता देते हैं, फिर स्टेटमेंट आपको समझा देते हैं। तो उन्होंने गणितीय रूप में बताया कि किसी भी गैस का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी ये मान लीजिए क्या है, आंशिक वाष्प दाब है किसी गैस का, आंशिक, और यहाँ पर लिखा है वाष्प दाब, मतलब वो गैस जब विलयन में गया, फिर विलयन से निकल के गैस में आया, तो वो जो गैस बना है वो वाष्प रूप में कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जाएगा वाष्प दाब। गैस का आंशिक दाब की जगह पर उसमें शब्द क्या जोड़ दिया गया, वाष्प दाब। किसके समानुपाती है? मूल गैस के, उस गैस के, जिस गैस पर आपको देखना चाह रहे हैं कि इस गैस का कितना घुला, क्या घुल रहा है, तो मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती टर्म हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट एक लगा दिए K, और यदि हेनरी ने दिया है तो इसके नीचे लिख देंगे H।
तो ये हेनरी का नियतांक हो गया और x क्या है, मोल प्रभाज है। तो ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल को हम इस शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जहाँ p क्या है, आंशिक वाष्प दाब है, x क्या है, मोल प्रभाज है, kh क्या है, हेनरी नियतांक है, जहाँ kh क्या है, हेनरी नियतांक। ठीक है, ये किस बात पर निर्भर करता है हेनरी नियतांक? इस बात पर निर्भर करता है कि विलायक क्या है, पानी है कि अल्कोहल है कि बेंजीन है कि क्लोरोफॉर्म, यानी विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, और दूसरा तापमान पर निर्भर करता है, तापमान, टेम्परेचर। और KH तापमान के क्या होता है, टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो KH ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और विलेयता का KH से क्या रिलेशन है, उसको कई बार पूछा गया है, तो उसको भी समझ सकते हैं आप कुछ इस तरह से कि टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर यदि किसी को बढ़ाएंगे 1 बिलियन का, तो इसमें जो घुली गैस है वो क्या होना चाहिए, बाहर निकलेगी। तो KH टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती हैं, KH बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा। तो KH बढ़ेगा तो गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी, यानी कम घुलेगा, और KH कम रहेगा, KH कम रहेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो KH कम होने पर ज़्यादा ये गैस बिलियन में घुलता जाएगा। इसका मतलब है कि KH विलेयता के दुश्मन है, KH हेनरी नियतांक और विलेयता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर से बात समझ लिए, क्योंकि ये कई बार पूछा है। देखिए, जो रिजल्ट निकलता है उसको जरूर नोट किया करिए कि KH 1/, गैस की विलेयता। ठीक है, विलेयता क्या होती है, KH के व्युत्क्रमानुपाती, यानी KH का मान जितना कम होगा विलेयता उतना ही अधिक होगी। उल्टा है, उल्टा का मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है ना, हमें ज़्यादा घोलना है तो KH का वैल्यू कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हेनरी नियतांक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, कभी कभी इस तरह भी पूछ लेता है KH का। तो KH क्या है, KH एक हेनरी नियतांक है। यहाँ क्या है, दाब है, दाब का मात्रक क्या होता है, वायुमंडलीय, बार, पास्कल, कुछ भी, और ये मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। तो जो KH का रहेगा वही जो वायुमंडलीय दाब का, फिर से सुन लीजिए, जो दाब का मात्रक लेंगे या इकाई लेंगे वही KH का मात्रक होगा। तो KH का मात्रक क्या लिख सकते हैं, ATM, बार, पास्कल, जो उस समय दाब का मात्रक लिया जाएगा उस सिचुएशन में। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ गए कि हेनरी नियतांक KH दाब के मात्रक के बराबर रहेगा। ठीक है ना, अब इसकी उपयोगिता क्या है। अच्छा, इसको स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे कि आप लिख सकते हैं किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब उस गैस के मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या बोलेंगे, किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये किसके लिए लागू है भाई, द्रव विलयन के लिए लागू है, लिक्विड सोल्यूशन के लिए, द्रव विलयन के लिए लागू है, जब आप किसी गैस को द्रव विलयन में घोल रहे हैं तब के लिए। ठीक है ना, अब इसकी उपयोगिता क्या है, तो इसकी उपयोगिता क्या है इसको देखिए, क्योंकि कई बार पूछा है उपयोगिता में इसका कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। तो पहला उपयोग महत्व या उपयोग कर सकते हैं। महत्व क्या है नियम का, तो पहली बात है कि जो शीतल पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय पदार्थ, तो जो कोल्ड ड्रिंक होता है चाहे आप जिस कंपनी का लेते हैं उसमें क्या होता है, बॉटल में हाई प्रेशर पर क्या होता है, उसमें CO2 गैस भरी रहती है। तो हाई प्रेशर पे टाइट भर दी जाती है। जब आप इसको खोलते हैं तो बहुत छोटे छोटे क्या निकलता है, बबल्स बनता है। किसके बनता है, ये CO2 को बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि जब सील्ड की अब इसको भरा जाता है तो वो हाई प्रेशर पर CO2 भरी रहती है, यानी घुल गई है। हाई प्रेशर बढ़ाएंगे तो CO2 ज़्यादा घुलेगा, और जैसे ढक्कन खोलेंगे प्रेशर कम होता है तो स्वीज निकल करके क्या निकलता है, इफरवेसेंस होता है CO2 का। तो औद्योगिक रूप से क्या है, शीतल पेय पदार्थों में CO2 हाई प्रेशर पर घुली रहती है कोल्ड ड्रिंक्स में। ठीक है, दूसरा समुद्री गोताखोर अपने साथ जो गैस सिलेंडर ले जाते हैं उसमें क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम।
पहले क्या ले जाते थे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर ले जाते थे, तो क्या समस्या हो जाती थी, बेंड्स, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख दूँ, बेंड्स दशा उत्पन्न हो जाती थी, ठीक है, बेंड्स कंडीशन उत्पन्न हो जाती थी। क्या होता है कि जब समुद्री गोताखोर समुद्र के नीचे जाते हैं गहराइयों में, तो ये गहराइयों में जाएंगे तो इस गहराइयों में जाने पर समुद्र में दबाव अधिक होने की वजह से जब हम सांस, जो गोताखोर सांस लेते हैं तो गैस सिलेंडर से सांस थोड़ा सा खींचेंगे तो उसमें दबाव की वजह से ज़्यादा गैस चली जाएगी, कहाँ, रक्त, मतलब प्लाज्मा में, रक्त के प्लाज्मा में या कैपिलरी में। मान लीजिए सीधी सीधी बात है, रक्त में CO2 और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर वहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा गैस घुल जाएगी। O2 तो काम में आ जाएगा लेकिन नाइट्रोजन काम में नहीं आएगा। तो जब गोताखोर बाहर आते थे तो उस पर दबाव फिर से कम हो जाता था। दबाव कम होने से गैस क्या करना चाहता है, गैस के रूप में बाहर निकलना चाहता है। तो वो कोशिकाओं, जो हमारे रक्त वाहिनियाँ हैं जिसको बोलते हैं केशिका, तो उसमें क्या बना लेता है, नाइट्रोजन के बबल्स, यानी बुलबुले बन जाते हैं। ये बुलबुले बनने से नाइट्रोजन के रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। रक्त प्रवाह बाधा उत्पन्न करेगा तो हमें क्या होता है, बेचैनी, सर दर्द, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, या कभी कभी मृत्यु हो सकता है। तो ऐसी दशा को बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं, बेंड्स। तो ऐसी दशा से बचने के लिए उसमें, उस गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम भी मिला दिया जाता है ताकि ये नाइट्रोजन का बबल्स न बने, क्योंकि उसको रोकने के लिए हीलियम मिलाया गया कि नाइट्रोजन की जो घुल रहा था ज़्यादा, वो हीलियम उसको क्या करता है, रोकता है, उसको उसकी जगह पर अपने वहाँ रहता है, मतलब नाइट्रोजन की घुलनशीलता को कम कर देता है हीलियम। और हीलियम ब्लड में बहुत कम घुलता है, इसलिए हीलियम को मिलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या है, इसका रेशियो है ये 32% लगभग है, ये 56% लगभग है, और ये लगभग 12% है। मैं दशमलव हटा दिया हूँ, केवल एग्जैक्ट होल नंबर में दे दिया हूँ, ठीक है। लगभग 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 ये क्या है, मात्रा है, इस रेशियो में ले जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्राई मिक्स गैस। तो इस बेंड्स कंडीशन से बचने के लिए ये हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, कि ऊंचाई वाले पर्वतारोही अपने साथ भी गैस सिलेंडर ले जाते हैं। यहाँ तो गैस सिलेंडर ले जाते हैं तो वो ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा चली जाती है, लेकिन ऊपर तो ऑक्सीजन, पहाड़ पर क्या है, पहाड़ों पर जाने पर ऊपर पर वायुमंडलीय दाब क्या है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। तो हमें चाहिए ज़्यादा ऑक्सीजन और मिल क्या रहा है, कम ऑक्सीजन। तो वहाँ भी गैस सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल दबाव कम रहेगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा खींचना पड़ेगा, और ज़्यादा खींचने पर भी न मिले तो हमें क्या होगा, सर दर्द, घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए पहाड़ों पर भी ऑक्सीजन का लेवल कम होने से ये समस्या उत्पन्न होती है, जो दशा में चिकित्सीय की जो दशा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। एनोक्सिया से बचने के लिए भी गैस सिलेंडर ऑक्सीजन का ले जाते हैं। अब उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, हीलियम ले जाएंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या केवल ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाएंगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का सिलेंडर ले जाएंगे, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हीलियम का सिलेंडर ले जाएंगे, तीनों का मिश्रण ले जाएंगे, दो का मिश्रण ले जाएंगे, केवल ऑक्सीजन ले जाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हमें ऑक्सीजन तो चाहिए, ये तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ये नाइट्रोजन ज़रूरी है क्या, और ज़रूरी है तो क्यों, ये आप मुझे सेक्शन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 3 कंडीशन हो गया भाई हेनरी का अनुप्रयोग। समुद्री गोताखोर, पर्वतारोही, शीतल पेय पदार्थों में CO2 अधिक दाब पर भरी जाती है, ठीक है। अब इसके सीमाएं क्या हैं, हेनरी नियम की कुछ सीमाएं तो हैं कि कब लागू होगा, हेनरी नियम कब लागू, किसके लिए लागू होगा और किन दशाओं में लागू होगा। तो इनकी सीमाएं यानी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन में आपको याद रखना है सीमाएं या लिमिटेशन। तो पहला सीमाएं है कि ये उच्च ताप एवं निम्न दाब पर लागू होता है, निम्न दाब पर लागू होता है। हालांकि ये निम्न दाब कहने का मतलब आपको उल्टा लगेगा कि सर अभी आप बताए हैं कि दाब बढ़ाने पर गैस ज़्यादा घुलेगा, निम्न दाब रहेगा तो गैस घुलेगा नहीं। तो एक लाइन में बोल सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा तापमान ना हो, बहुत ज़्यादा दाब ना हो।
यानी ऐसा कंडीशन यदि ऐसा है कि उच्च ताप निम्न दाब है तभी लागू है, लेकिन इस सबके लिए तो ऐसा कंडीशन नहीं होगा कि ताप उच्च रहे और दाब निम्न रहे। तो ये बोला जा सकता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम प्रेशर पर, ठीक है ना। दूसरा, लेकिन आपके लिए ऐसा लिखना होगा तो आप यही लिखेंगे तापमान उच्च हो दाब निम्न हो, ठीक है। और दूसरा है कि जो विलेय है, जैसे कोई गैस है विलेय, जैसे मान लीजिए HCl है या अमोनिया है या कोई और गैस है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कुछ ऐसे गैसें हैं जो पानी में जाने पर क्या होते हैं, या तो वियोजित हो जाते हैं या संयोजित हो जाते हैं, ठीक है। तो वियोजित या संयोजित न होता हो तो ऐसे विलेय विलायक के साथ कोई अभिक्रिया न करता हो, के साथ अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया मतलब वियोजन संयोजन, सीधे लिख देते हैं वियोजन या संयोजन न करता हो तब के लिए लागू होगा ये, ठीक है। जैसे पानी में आप डाल रहे हैं HCl गैस को, तो ये क्या हो जाता है H3O प्लस क्लोराइड आयन, ये डिसोसिएट हो जाता है ना। तो इसके लिए ये लागू नहीं होगा। हेनरी का नियम जब वियोजित हो जाएगा तो ये इस गैस के लिए लागू नहीं रहेगा। उसी तरह से अमोनिया जब पानी में घोलते हैं, किस में घोल रहे हैं, पानी में, तो क्या बना लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 प्लस OH-, तो ये वियोजित, यहाँ भी क्या बना रहा है अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या हो रहा है रिएक्शन कर रहा है पानी के साथ, तो इसके लिए भी हेनरी का नियम लागू नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन होना चाहिए, उच्च ताप हो एवं निम्न दाब, तो ये जल्दी लागू नहीं हो, मतलब उच्च ताप रखना नहीं है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस घोलना है। और दूसरा वियोजन और संयोजन विलायक के साथ नहीं होना चाहिए, यानी विलयन में विलेय जो जा रहा है वो एज इट इज रहना चाहिए, गैस के रूप में रहना चाहिए। कोई जैसे ऑक्सीजन जाता है पानी में तो वो ऑक्सीजन के ही रूप में रहेगा, न कि कुछ और बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन HCl घोलेंगे तो वो HCl रहेगा द्रव रूप में, लेकिन वो H+ आयन और क्लोराइड आयन यानी वो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बात